कि राजनीति में किस तरह का बदलाव आया है, यह भी सामने नजर आता है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हो, जो भी है, एक समय तक सरकार उनको वो तरजीह देती है जो जरूरत होती है, जैसा कि आपने कहा कि एक लेवल मेंटेन करना ब्यूरोक्रेसी का। बाद में यही लोग या तो रिटायर करने के बाद, ये रिजाइन करने के बाद राजनीति में डायरेक्टली कूद जाते हैं, और यही प्रशांत किशोर ने इसका फायदा उठाया। ज्यादातर उनके जो लोग हैं, आप देखेंगे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। नहीं, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। प्रशांत किशोर हो या अमेरिका में जो, अगर आपने फॉलो किया होगा विवेक रामास्वामी को, तो इन दोनों की जो सोच है वो बेसिकली है कि भाई एक बार जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, इसको बदलाव की जरूरत है। हालांकि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया एक रिटायर्ड आईएफएस को, जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया है, अभी बनाया था कुछ दिन पहले, नाम भूल रहे हैं उस आदमी का, वो पढ़ा लिखा आईएफएस आदमी को बनाया था। लेकिन प्रशांत किशोर और विवेक रामास्वामी भी बेसिकली ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसके खिलाफ थे। उनका कहना था भाई कि ये ब्यूरोक्रेसी हटानी चाहिए। एक बार वो कम्पीट करके आ गए और वो 25-30 साल तक वो हाकिम बनकर बने रहते हैं, और जो एक्चुअल जो रोल था उनका, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं रह करके वो पब्लिक मास्टर्स बन जाते हैं। और ठीक है, थोड़ा सा लालू यादव का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था वो थोड़ा सा वो बात करते थे। पर्सनली स्पीकिंग हम तो इसके पक्षधर हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर, वो एक जन नेता भी है, अगर वो बात करता है तो बात करने में खराबी नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर को या बीडीओ को या एसडीओ से डायरेक्टली बात करके इंस्ट्रक्शंस दे दे। इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेटअप से ही आना चाहिए, अदरवाइज डाइल्यूट हो जाता है जो पावर चीफ सेक्रेटरी का पावर है या डीजीपी का पावर है, वो डाइल्यूट हो जाता है। अभी तो बिहार में रिसेंटली 2-3 महीने के लिए वो जब जो डीजीपी साहब थे वो जब दिल्ली चले गए, तो 2-3 महीने के लिए आलोक राज जी को बनाया, फिर फाइनली जो है विनय कुमार को बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप चाहते तो उसी समय बना सकते थे, या उस समय आप थोड़ा वेट कर लेते। तो ये नीतीश कुमार का जो फंक्शनिंग है नेचुरली डिफरेंट है लालू यादव से, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कुछ माने, बिहार अगर आप जाएंगे तो बिहार में 20 सालों में किसी की सरकार रहे तो जो डेवलपमेंट दिखना चाहिए था वो डेवलपमेंट दिखता नहीं है। चाहे अब बिहार, आप जब रांची से आप पटना जाएंगे तो रांची में पेट्रोल अगर 97 रुपए लीटर है तो बिहार में 108 रुपए, 506 रुपए लीटर है पेट्रोल रांची में, आई एम सॉरी पटना में। तो बेसिकली वहां पे तो और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो अब जहां जहां से हो सकता है वही वही से वो लोग जो है रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बढ़ावा मिलना चाहिए। बड़े बड़े लोग आए थे बिहार में जब नीतीश कुमार साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, और अभी तक हमको लगता है कि अडानी अंबानी सब आ चुके हैं, लेकिन प्लांट तो कुछ नहीं दिखा। उस मामले में तो झारखंड ज्यादा डेवलप कर गया है। जी मनोज जी, क्या प्रश्न है? नहीं, प्रश्न मेरा वही था सर कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो लोग ब्यूरोक्रेसी का फायदा उठाते रहते हैं सालों साल तक, राजनीतिक लोगों से उनकी बड़ी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है और फिर वो राजनेता बन जाते हैं। कार्यकर्ता अपनी जगह पे रह जाते हैं और हम वोटर ये सोचते रहते हैं पार्टी में किसको वोट देना है। ये कहां तक जायज है? ऐसे तो राजनीति में कोई भी आ सकता है, राजनीति खुली फील्ड। मैं आपको इस संदर्भ में अपना वक्तव्य देना चाहूंगा कि एक्चुअली इसको अगर इस तरह से बात करें तो हमें लगता है कि खराब नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी में रूल बेस्ड गवर्नेंस होता है। रूल बेस्ड गवर्नेंस में मतलब होता है कि वी नो इट वेरी वेल कि हम लोग के यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो स्टेट का जो रोल है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट का मतलब ही इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज एक्चुअली हेड ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का जो रूलिंग पार्टी का वो हेड है, उसके अंदर में अपना डेलीगेट किए हैं अपना पावर को मिनिस्टर्स को, और वो मिनिस्टर्स का वो सरकार है। सरकार के नीचे एग्जीक्यूटिव है, जो कि एग्जीक्यूटिव हम पॉलिसी बनाते हैं, सरकार पॉलिसी बनाती है और ब्यूरोक्रेसी उसको इम्प्लीमेंट करती है धरातल पर। और वो रूल बेस्ड अगर हुआ तो नहीं तो जुडिशरी उसको देखती है कि रूल्स बेस्ड है कि नहीं है।
हमारा ये कहना है कि एक अच्छा चीफ मिनिस्टर वही होता है जो रूल बाउंड होता है। वो रूल बाउंड तभी हो सकता है, आप देखिए, जो एक मोरल फोर्स हो, जिसमें एक शक्ति हो कि रूल्स को जाने, रूल्स को समझे, रेगुलेट कैसे करना है उसको समझे, जानकारी रखे और तब पॉलिसी बनाए और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने की शक्ति रखे। उदाहरण के रूप में आप देखिए कि बिहार और झारखंड से सटा हुआ राज्य है उड़ीसा, उसके चीफ मिनिस्टर बहुत दिन तक नवीन पटनायक रहे। आपको, हमको सबको मालूम है कि वो भी एक बैकवर्ड स्टेट में गिरा जाता है। लेकिन आप देखिए कि बिहार झारखंड के अगर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर आप देखिएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे इरिगेशन का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, ये 4-5 इंस्टीट्यूशन को जाकर के आप उड़ीसा को देखिए, बिहार को देखिए, झारखंड को देखिए, तो आप पाइएगा कि मार्वलस ग्रोथ रजिस्टर किया है उड़ीसा। कैसे? He has acted as a very good chief minister. वो पॉलिसी बनाते हैं and he gives responsibility to his own bureaucrats. Coming back to one question on which मैं आप दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए। मेरे सवाल के पीछे का जो मकसद था वो जानना मुझे ये था कि इस तरह के पोजीशंस पे चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, आईजी हो, पुलिस में हो, या फिर फॉरेन सेक्रेटरी हो, कहीं भी हो फॉर दैट मैटर, या रेवेन्यू सेक्रेटरी हो, ईडी में हो, सीबीआई में हो, इन लोगों के लिए खास करके एक और चीज, जुडिशियरी में हो, सीजीआई हो, या हाई कोर्ट के जज हो, या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आपको नहीं लगता है कि इन लोगों के लिए 2 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए? मैं एक छोटा सा रेफरेंस आपको दे रहा हूं। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी ना, उसमें केटी शाह थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। उन्होंने कहा था कि जुडिशियरी के मामले में उन्होंने कहा था कि जुडिशियरी में जो लोग हैं पोस्ट रिटायरमेंट, उनको 2 साल का कम से कम कूलिंग पीरियड होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, चेयरपर्सन, उन्होंने इसको नहीं माना, ये कहते हुए, क्योंकि उस समय का माहौल अलग था, राजनेताओं का, राजनीति का। उस समय लोग, इतने केसेस, नॉर्मल केसेस थे, कोर्ट वर्सेस सिटीजन्स था। अब तो कोर्ट में सबसे बड़ा अगर लिटिगेंट अगर आप देखें तो सरकार है, और लिटिगेशन में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ही जवाब देने के लिए सामने आना पड़ता है। इस मुद्दे पे आपको नहीं लगता है कि जो लोग प्राइम पोजीशंस पे हैं, रिटायरमेंट के बाद या रिजाइन करने के बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए? जस्ट अ कंक्लूडिंग रिमार्क फ्रॉम बोथ ऑफ माय सीनियर गेस्ट्स। टू स्टार्ट विद जी अनुपम जी, शुरू जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो रिटायर किए, उसके बाद पार्लियामेंट चले गए वो। तो हमको तो लगता है कि पर्सनली स्पीकिंग कूलिंग पीरियड जो है होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कूलिंग पीरियड नहीं रहेगा तो आप चुनाव के ठीक पहले आप जो है, और आपने जैसे मान लीजिए बिहार में चुनाव है 2025 के शुरुआत में, और 2024 से कोई अफसर जो है वो अगर वो मन बना लिया है कि उसको चुनाव लड़ना है, तो उसके सभी एक्शन जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो जिस पार्टी को चुन रहा है उस पार्टी की तरफ से वो काम करने लगे। तो कूलिंग पीरियड पर्सनली स्पीकिंग हमको लगता है होना चाहिए, और 2 साल का मिनिमम होना चाहिए, ज्यादा कभी होना चाहिए, हो सकता है। जी मनोज जी, मेरा मानना ये है, इसको थोड़ा सा मेरा वेरी स्ट्रांगली फील, कूलिंग पीरियड हो चाहे मत हो, एक बात तो जरूर नहीं होना चाहिए, वो ये कि बेलूरापन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट, और दूसरा भ्रष्ट। अगर मुख्यमंत्री जैसे नीतीश कुमार हो चाहे कोई हो, अगर ये जो एक जो ग्रुप पे काम होता है, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, इसका कूलिंग पीरियड दीजिए मत दीजिए, इनको तो खाली कूलिंग ने पीरियड है जी। ये लोग करते क्या है, ये लोग तो 12 घंटा काम करने की जगह में 3 घंटा काम करते हैं, इनको तो 1 घंटा भी कूलिंग देना चाहिए।
इनको तो काम कराना चाहिए नवीन पटनायक की तरह करो। ये अभी मोदी सरकार में क्या हो रहा है, आप जाइए देखिए वहां पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में, they work from town to he does not talk to you, he sees results on computer कि ये चीज हुआ, ये चीज हुआ, ये चीज नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, there is no question of cooling period, what is important is that हम लोग को एक कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर जो मोरली स्ट्रांग है, जो बेईमान नहीं है, उसको हम जानते हैं कि नहीं मेरा नेता बेईमान नहीं है। जो भी कह लीजिए ममता बनर्जी को कोई बेईमान नहीं कहता, कोई भी कह लीजिए नीतीश कुमार को कोई नहीं कहता कि वो बेईमान है, कोई नहीं कहता कि नवीन पटनायक बेईमान है। देखिए कैसे अधिकारी लोग काम करते हैं। नहीं तो कूलिंग जाते तो मेरे ख्याल से मनोज जी कूलिंग पीरियड देखिए, ये वास्तव में बता रहा हूँ, अगर बढ़िया ब्यूरोक्रेट होता है ना, अगर कमिटमेंट के रूप में काम करता है ना, अगर उसको पैशन होता है ना कि हम अच्छा काम करें, मेरा नाम होगा, हमको इससे अवार्ड मिलेगा, हमें प्रशंसा होगी, तो 10 घंटा नहीं 12 घंटा काम करेगा, चाहेगा कि कोई कूलिंग पीरियड नहीं, हम काम करते चले। ये मोटिवेटर पर डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है, नेता पर डिपेंड करता है कि वो कैसा, इनको कोई कूलिंग पीरियड की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। मनोज जी जाते जाते आप ही के सवाल से, आप ही के जवाब से एक छोटा सा सवाल आ गया है जो मैं ऐसे क्लोज करना चाह रहा था डिबेट पर। एक बड़ा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आप ही के जवाब से एक सवाल आया है कि कूलिंग पीरियड की जरूरत नहीं है, लोगों को काम करने की जरूरत है। लोग 12 घंटे काम करें, 8 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें, जो पीरियड है काम करने का वो करें। पर हमारे पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में सत्र की शुरुआत होती है और सत्र खत्म हो जाता है, विकास नहीं होता, कोई काम नहीं होता। पर हमारे संसद, हमारे सांसद जिनको कहते हैं या विधायक जिनको कहते हैं, वो जाते हैं पूरे सत्र तक, वो अपना अटेंडेंस मारते हैं और उनको वो पूरे अमाउंट मिलता है पूरे पीरियड का। क्या ऐसा कानून इस देश में नहीं आना चाहिए, आना या नहीं आना चाहिए, जिसमें ये लिखित हो और ये क्लियर हो कि आप जितने दिन आपने संसद में या विधान परिषद में या विधानसभा में जितने दिनों तक कार्य हुआ है, एडजॉर्नमेंट माइनस करके जितने दिनों तक विकास के बारे में बातें हुई हैं, उतने दिनों की ही सैलरी या जो वो मिलता है आपको अलाउंसेस वो दिया। डोंट यू थिंक दिस इज रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, मैं आंसर दे रहा हूँ। मैं आंसर बताएं। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, आपका आंसर भी छुपा हुआ है आपके क्वेश्चन में। जी मैं आप ही से जानना चाहता हूँ आंसर। वो ये है कि देयर आर सेवरल कंपनीज, पब्लिक में तो, पब्लिक सेक्टर में तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही है कि अगर आज आप काम नहीं किए तो कल का सैलरी, आप नहीं काम किए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, साफ बात है। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है कि अगर अकाउंटेबिलिटी हो और ट्रांसपेरेंसी हो कि आप क्या काम किए, वहां जाके काम किए कि नहीं किए, उसके अनुसार आपको सैलरी मिले, ये तो मुझे हो तो बड़ा जबरदस्त होगा। लेकिन सुन लीजिए, बात उठता है कि अगर वो पार्लियामेंट में चले भी जाते हैं, टिक्का दबा देते हैं कि आप अटेंडेंट हो गया, और वहां बकर बकर करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि आप वहां बैठ के जो गचर 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 करते रहते हैं, अनसर्ट बकते रहते हैं, और इसको गाली देते हैं, उसको गाली देते हैं, और इसको क्वेश्चन पूछते हैं, आप जरा सा थोड़ा सा स्टडी कीजिए। मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट भी, हम थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, इसी सेशन के बारे में अध्ययन कर लीजिए, चाहे वो मिनिस्टर हो, मिनिस्टर तो छोड़ दिए हो तो बेचारे लगा है उनको पीटा जा रहा है, अपोजिशन लीडर्स लोग देख लीजिए, दे डू नॉट नो कि उनका क्वेश्चन क्या करना है, उनको किस तरह से पॉलिसी को अटैक करना है, किस तरह से ये लोग। लेट मी टेल यू, डेमोक्रेसी में आज के दिन में जो अपोजिशन का रोल होना चाहिए, मैं कहता हूं इट इज अनफॉर्चुनेट, अगर डेमोक्रेसी में अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा तो डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग वे में आगे नहीं बढ़ सकती है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू टेल यू, द लीडर ऑफ अपोजिशन लाइक दिस guy called, what is his name, Rahul Gandhi, he is the most incompetent, thoroughly incompetent guy to lead that particular our अनुपम जी आपका इस पे क्या कहना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मुझे बोलने दीजिए जी अच्छा, मनोज जी को कंप्लीट करने दें, जीत कर भले आ जाए बकलोल बना के, इनको ईमानदारी से रूप से करना पड़ेगा, पढ़ने की ध्यान करना चाहिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको क्या करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से देश का भला नहीं होगा। जी बहुत अच्छा लगा। अजय जी आपके सवाल से दुष्यंत कुमार की जो कविता है हो गई है पीर पर्वत सी, उसका जो कंक्लूडिंग
उसका जो कंक्लूडिंग पंक्ति है ना, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। आपने जो सवाल किया है, बेसिकली आप अगर किसी भी यंगस्टर से बात कीजिएगा तो वो आपके सवाल से सहमत हो जाएगा, क्योंकि ये आप एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और इसी रिवॉल्यूशन को लाने की तैयारी में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर। और इसी तरह से हर स्टेट में, क्योंकि आज आए चाहे कल आए, एक रेवोल्यूशन तो आएगा, क्रांति तो आनी है भारत में, क्योंकि जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया गया है और लगातार मजाक उड़ाया जाता है। अगर आप राहुल गांधी की बात किया मनोज जी ने, तो उस तरह से बीजेपी पे भी सवाल उठ सकता है कि बीजेपी जिस तरह छोटी पार्टियों को निगलते चली जा रही है, जिस तरह से सरकार बनाने के लिए बीजेपी जो है वो सब हथकंडे अपनाती है, तो ये क्रांति आने के बाद ही ये सब बदलाव आ पाएगा। और वो क्रांति जब आएगी तब तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। पर्सनली हमको तो यही लगता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इतने बड़े पत्रकार है, देश में काफी नाम है आपका, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्रांति जो ना ये देश में लाने के लिए ना, हमको लगता है कि बड़ा मुश्किल है। सब बेईमान हो चुके हैं, सब भ्रष्ट है। इनमें एक ही चीज है, आपको पत्रकार को आगे बढ़ के लोगों करना पड़ेगा। क्रांति अनुपम जी से मैं मानता हूँ क्रांति आए तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास का फॉर्मेशन, अभी प्रगति जो हुआ है ना, ये मिडिल क्लास का कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार से हुआ है, सब भ्रष्ट। और इसलिए देखते हैं कि कहाँ राहुल गांधी घुसे, ताकि वहां घुसे तो थोड़ा मलाई हम खाना शुरू करें वहां। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। काफी लंबा डिस्कशन हुआ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हमने आज चर्चा की है। हमारे व्यूअर्स के लिए एक वैल्यूएबल कमेंट्स और स्टेटमेंट्स आप लोगों के द्वारा पेश किया गया है। हम फिर इसी तरह के मुद्दों के साथ आपके पास आते रहेंगे। जी नमस्कार, और न्यूज नशा देखते रहें। हम हमेशा कहीं ना कहीं उन मुद्दों पे टच करते हैं जो इस देश के लिए जरूरी है। जी नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।